अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक पेज और मैं हूं आपका होस्ट मुअज़्ज़म। नाज़रीन, मुल्क की जो सियासी मंजरनामा है उस पर आजकल जो सबसे ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, जो जिसकी गर्दान हो रही है, वो मुज़ाकरात हैं। और दोनों फ़रीक़ैन मुज़ाकरात की बात करते हैं और फिर हम देखते हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए फिर कोई भी तैयार हमें दिखाई नहीं देता। दूसरा एक अहम इशू जो चल रहा है वो अपोजिशन लीडर की तकर्री को लेकर है। महमूद खान अचकज़ई नाकाबिल कबूल थे, अब कबूल हो गए हैं। कैसे हुआ ये सफ़र, उन्होंने कैसे तय किया, इससे मुतालिक आज बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या रहा है पस मंज़र में। चूँकि सामने चीज़ें कुछ और दिखाई देती हैं, सियासतदान कुछ और बोल रहे होते हैं, लेकिन पस पर्दा कुछ और जिसे बारीक वारदातें हैं कहते हैं वो भी हो रहा होता है। और तीसरा जो अहम इशू CM KP के पंजाब और सिंध के दौरों के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, पंजाब में एक चपकलिश नज़र आई, लेकिन सिंध का आगाज़ जो दौरे का है बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अंजाम क्यों बुरा हुआ। आज चूँकि KP के जो गवर्नमेंट के मुशीर इत्तलात हैं शफ़ी जान, उन्होंने एक बात की और वो बहुत मानीखेज़ बात थी। उन्होंने कहा कि आगाज़ अच्छा हुआ, पहले 2 दिन सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छी रही, लेकिन उनसे ऊपर से जब उन पर दबाव आया तो फिर मामलात ख़राब हुए। ये ऊपर से दबाव ने कहाँ आया ये जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि नॉर्मली हम सियासतदानों को इनवाइट करते हैं, आज हमने कोशिश की है कि जो बाखबर सहाफ़ी हैं, जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन रखते हैं, जो एक्चुअल सूरत हाल जानते हैं, वो के सियासतदान क्या कह रहे हैं, लेकिन असल ख़बर क्या है वो जानने की आज कोशिश करने के लिए मैंने दावत दिया है। सईद काजी साहब सीनियर तज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। काजी साहब, आपसे आगाज़ मैं करना चाहूँगा, ये बताइए कि मुज़ाकरात की गर्दान मुसलसल है, दोनों फ़रीक़ैन आज भी जो सेक्रेटरी जनरल PTI हैं उन्होंने ये कहा है कि इज़्ज़त भी इसी में है और सलीका भी यही है कि बातचीत की जाए ताकि पाकिस्तान का कहीं नुकसान ना हो। गवर्नमेंट भी ये कहती है कि बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। आपको क्या लगता है कौन सा फ़रीक, किस फ़रीक की गलती ज़्यादा आप समझते हैं? क्यों मेज़ पर ये बैठ नहीं सकते, बैठ सकते भी हैं या ऐसा नहीं होगा? PTI की जो फैक्शन इस वक्त मुबैना तौर पर राब्ते में है, जिनकी मुलाकात स्पीकर कौमी असम्बली से भी हुई, आई डोंट थिंक कि उनके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार है। और स्पीकर साहब के पास भी जितना इख्तियार है, इस पे भी आप ज़रा सवालिया निशान ही रखें। मसला ये है कि बेसिकली जो इंटरनल जो पीछे इस सारी तगो-दो के पीछे खेल है, वो ये है कि जो सीरियस सेक्शन ऑफ द स्टेट हैं, वो वरीड हैं इकॉनमी के ऊपर। ये जो आपको भाग दौड़ रोजाना नजर आती है, 4 5 6 कमेटियां बन गई हैं, अब एक विजन 35 दे दिया है उन्होंने हैबिचुअली, ये जो है ऐसर इकबाल साहब। तो बेसिकली बात ये है कि उन्होंने पिछले 21 महीनों में 12,500 अरब रुपए का कर्जा उठा लिया है। ये गालिबन मेरा हिसाब ठीक नहीं है, देख लीजिए कितने बिलियन डॉलर बनते हैं। तो इनकी भी सर्जनिश हो रही है। तो सवाल ये है कि ये इसको एक दूसरे को यानी अब अपना अपना ये जितना कर रहे हैं, अव्वल तो इनके पास कुछ है नहीं इख्तियार किसी चीज का, लेकिन अब हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से 28 तक की मोहलत ले ले, फिर 35 को भी हम जनाब 60 अरब डॉलर पे ले जाएंगे, तो जो कि ये नहीं ले जा सकते। अच्छा भाई साहब, बात मोहलत लेने तक पहुंच गई है। ये जो आप देखे ना, आप ऑप्टिक्स देख लेना, आप ऑप्टिक्स देख ले, 28 में कर देंगे हम, क्योंकि एक खबर तो आई ना, निकली बात जराए से कि जी इन्होंने एक ब्रीफिंग दी है और उन्होंने कहा जनाब मैशत ठीक करें, तो वो उन्होंने कहा जी हम 25 को हम 28 को ठीक कर देंगे, हम 35 तक 60 बिलियन डॉलर पर कैसे ले जाएंगे? जब तक आप बिजली बना रहे हैं ये तो नहीं जाएगी। तो अब इसलिए साथ वो दूसरे मसल्स भी दिखा रहे हैं। थोड़ी सी पीपल्स पार्टी ने हमें दिखाया अब कि जी वो उन्होंने जो एक अधूरा सा इजाजत दी उन्होंने अफरीदी साहब को। तो ये एक है, असल में मैंने जो असल बात कही थी वो ये है कि इस हुकूमत की अपोजिशन जो है वो मैशत होगी और वही इसको करेगी। आज देखें ना, अभी देख लें, आज के अखबार देख लें, तो ये कोई भी एक अच्छी खबर मैशत के माज से यकीनी तौर पर ये वरीसम सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए। खाकवानी साहब, मुज़ाकरात की हम बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात क्यों नहीं हो पा रहे। आपको ये लगता है कि ये मुमकिन भी हो सकता है, चूँकि जो लाइन्स ली गई हैं दोनों फरीकैन की जानिब से, PTI भी वो ज़रा भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी टर्म्स पर जो हम चाह रहे हैं उस पे बात करें, वरना हम गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे। या आपको लगता है कि गवर्नमेंट का रवैया भी इतना ठीक नहीं है? देखिए, PTI के अंदर भी कई हिस्से हैं, फैक्शन सही है, अभी सही कहा काजी साहब ने।
से मुख्तलिफ फैक्शंस हैं और कोई बाख्तियार है, कोई नहीं है, किसी को कम है ज़्यादा। मेरा ख्याल है सेफ तरीका और बेस्ट तरीका तो ये है कि महमूद खान चगधरी साहब को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया जाए और फिर अपोजिशन लीडर के तौर पे वो चूंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन के सरबराह हैं और वो मुज़ाकरात के लिए पॉजिटिव बात भी कर चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को उन पे पूरा एतमाद है। तो तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ा सेफ ग्राउंड बनेगा कि वो कुछ चीज़ों में अगर उनको लगेगा कि हमारा जो एक स्टांस है वो अगर थोड़ा कंप्रोमाइज़ भी हो रहा है, अपने वर्करों को वो कहने के काबिल होंगे कि चलिए जी हमने चगधरी साहब की वजह से हमने ये कबूल किया। तो मेरा ख्याल है मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को जो पहला काम करना चाहिए अपनी मुज़ाकराती कमेटी अनाउंस कर दे और महमूद खान चगधरी से उनको मुतालबा करना चाहिए कि भाई आप भी अपनी कमेटी अनाउंस करें। उसमें ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को भी कोई रुकन होगा, ये खुद भी होंगे, राजा शायद नासिर अब्बास साहब भी हों, तो उससे अगला मामला आगे बढ़ेगा। अगर मामला को सॉल्यूशन चाहते हैं, अगर सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग होनी है, ये खाकवानी साहब, ये मेरा एक्चुअल सवाल भी था कि कोई सोल्यूशन चाहता भी है या नहीं, या फिर सिर्फ ये ऑप्टिक्स ही हमें नजर आ रहे हैं और आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। देखिए सोल्यूशन मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है कि हमारे जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं, मुक़्तदर हल्के हैं, वो यकीनन चाहेंगे क्योंकि स्टेबिलिटी इकोनॉमी स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खाकवानी साहब एट व्हाट कॉस्ट यानी वो चाहेंगे? मेरे ख्याल है उनको क्या कास्ट, वो मतलब इससे मावरा हो चुके हैं, वो इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि क्या कास्ट, वो हर कास्ट अफोर्ड कर सकती है। इस वक्त हुकूमत के लिए भी मसला है, किसी को दिल बड़ा करना पड़ेगा अपना, इन लोगों को चाहिए अपना आगे बढ़े और वो एक करे जो थोड़ा सा टेंशन दिल बड़ा करके अगर खाकवानी साहब जान चली जाए तो फिर क्या, कैसे दिल बड़ा किया जाए? देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें मुज़ाकरात कर दीजिए, इमरान खान को रिहा कर दीजिएगा और वो आके खुल खेलने का मौका मिलेगा, उनको ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये कि कुछ चीजें तो नरम हो जाएंगी ना, कुछ लोगों को पैरोल पे रिहाई हो जाए, कुछ को हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, कुछ यानी जो इस वक्त जितनी शिद्दत है उसमें कमी आए। तो बस हम अडियाला से अगर खान साहब निकल के बनीगाला ही चले जाते हैं तो चीजें बेहतर हो जाएंगी और वो मेरे ख्याल करना चाहिए, उसमें तहरीक इंसाफ को स्पेस देनी चाहिए, सही कुछ काजी साहब, पुरअमन पॉलिटिकल एक्टिविटीज की स्पेस ही देनी चाहिए उनको। मतलब जिस तरह कराची में महदूद सी एक अधूरी सी मिली, लेकिन चले कुछ मिले तो थी ना पंजाब में, तो इस पे भी डिस्कस करते हैं आज, बल्कि केपी की गवर्नमेंट की जानिब से जो बयान दिया गया उस पे भी बात करेंगे। काजी साहब ये बताइए कि जिस तरह खाकवानी साहब भी बात कर रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई के बाद मामलात कुछ बेहतर हो सकते हैं, चूँकि उन्हीं से PTI भी कह रही है कि मुज़ाकरात करें, जब वो अपोजिशन लीडर होंगे तो ये बात आगे बढ़ सकती है। एक तो ये बताइए कि नाकाबिल कबूल जिन्हें कहा जा रहा था, उन्होंने कबूलियत का सफ़र कैसे तय किया है? आपको पसे पर्दा कुछ बात पता है या फिर गवर्नमेंट ने, चूंकि कुछ खबरें ये आ रही थी कि इसमें किरदार अदा किया नवाज शरीफ ने भी, आपको कोई इस बारे में कोई मालूमात है? देखिए मैं तो कुछ ज्यादा इस तरह का मुझे नहीं, मैं तो आपको एक अपना एनालिसिस दे सकता हूँ। जी प्लीज। मसला देखिए, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आज इमरान खान बाहर आ जाते हैं, आज सारे मसाइल आप हल कर लेते हैं और उस अरेस्ट भी न करें, सबको रिहा कर दें, रुपया कैसे, डॉलर कैसे 50 रुपए पे आएगा? बात यह है कि इन्होंने उन चीजों को उस मुकाम पर देखे। हम लेफ्ट के लोग जो हैं बुनियादी तौर पर ये समझते हैं कि सियासत का इंफ्रास्ट्रक्चर मैशत पे खड़ा होता है। जब बुनियाद में जलजले हों तो ऊपर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लर्जा बंदाम होते हैं और मुनज़्ज़म होते रहते हैं। बात यह है कि हम मैशत को उस मकाम पे ले आए हैं ये कि ये अब मैनेजेबल नहीं रही। मैंने एक फिगर आपको आपकी खिदमत में पेश की है, वो ये है कि जनाब 12-12,500 अरब रुपए का इन्होंने 21 माह में कर्जा लिया है और जो डेट सर्विसिंग इस दफा की है इन्होंने, जितना इनका कोई थोड़ा बहुत सरप्लस था और जो बाहर से पैसे आए वो खत्म हो गए। मसला ये नहीं है, इमरान खान मैनेज हो चुका है, PTI। काजी साहब आप चूंकि मईशत की बात कर रहे हैं, मैं इससे मेरा सवाल ले लीजिएगा, आपको क्यों लगता है कि मईशत इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है? क्या इसके अल्टरनेटिव क्या चॉइसेस हैं? ये जाएंगे तो कौन सा ऐसा तुर्रम खां आएगा? सारे तो आजमाए हुए हैं, कौन आके बहुत दूध की नहरें बहा देगा? इनके लिए क्या अल्टरनेटिव्स क्या है? रिप्लेसमेंट है पाकिस्तान में? नहीं, आप देख लेना जी, जितनी स्ट्रगल की है और बहुत जुल्म भी किया है हुकूमत ने PTI पर, मगर PTI की क्या नैरेटिव है, IPPs की उसकी क्या पोजीशन है? जो मुजम्मिल साहब ने आके इस जो एक इतना बड़ा कांड हुआ है PIA वाला, उस पर क्या बयान दिया है? आज अगर PTI की मूवमेंट अगर नहीं बन रही तो लोगों से गिला ना करें, अपने अपने देखें। वेल्थ क्रिएशन का जो खान साहब का नजरिया था, वेल्थ तो यार क्रिएट हो रही है। जिस मुल्क में 17 से 21 बिलियन डॉलर या 23 बिलियन डॉलर की सब्सिडी इशराफिया खा जाती है UNDP के मुताबिक, वेल्थ तो यहाँ मौजूद है। बात तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की है।
सही। पूरी दुनिया में जो इस वक्त तहरीकें चल रही हैं वो कह रहे हैं भाई वेल्थ तो है आपके पास, इसको ट्रिकल डाउन नहीं हुआ, आपका पैसे जो है हमारे हमारे हकूक दें, हमें रोटी दें। इस बात पे क्या इस दफा इन्होंने किया है, थोड़ा सा स्ट्राइक करेंगे, हम ये करेंगे, वो मैं समझता हूँ टू लेट एंड टू लिटिल। बात ये है कि इन तमाम फरीकैन जो इस वक्त बैठे हैं, वाइल एडमिटिंग कि हुकूमत ने अच्छा नहीं किया पीटीआई के साथ, मगर सवाल यह है कि पीटीआई के पास क्या अल्टरनेटिव है? मुजम्मिल साहब है या वो जो हफीज शेख साहब आए थे? भाई ये यही बुनियादी बात 25-26 है। मैं बात ये कर रहा हूं कि देखें ये बातें इससे आगे चली गई हैं। ये जो बार बार इनको बुला के ब्रीफिंग ली जा रही है मुबैना तौर पर, सोशल मीडिया और दाएं बाएं आ रहा है, मैं ऐसे ज्यादा गलत नहीं समझता। मैं कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा, मैं कोई रिपोर्टर हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं। मैं तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर तो मीशत मेरे सामने पड़ी है। आज खुरम हुसैन का आर्टिकल है जिन्होंने बड़ी तारीफ फरमाई थी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन तो हुई नहीं है, टेक ओवर हुआ है, चले वो आपका आज बहस नहीं है, उनको देख लें। जो तो बात यह है कि ये कहानी बहुत आगे निकल गई है और अब लाले पड़े हुए हैं और अब ये भाग रहे हैं। ये कैसे 60 बिलियन, ये रोज चौथे दिन कमेटी क्यों बन रही है ये करने और अंग्रेज करने वो यार। और सुनिएगा, एक मुसद्दक साहब ने जो कल मैंने सेमिनार में बोले हैं, इनके अपने वजीर जो बोले हैं, उसको आप निकलवा के देख लें तो आपके अंदर का हाल पता चल जाएगा। ठीक है खाकवानी साहब, मैं इस सूरत हाल को अदरवाइज देख रहा हूं कि अगर सूरत हाल मईशत की इतनी ख़राब है तो मेरे ख्याल से मुक़्तदरा को, जो हमने पाकिस्तान की तारीख देख रखी है, सबसे पहले तो ये पता चल जाता है कि इंस्टेबिलिटी जो है पॉलिटिकल, वो सबसे पहले मईशत का नुकसान करती है। तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट को चेंज करना, रिजीम चेंज होना, टॉपल करना, ये तो सबसे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल बन जाएगी मईशत के लिए। तो आपको लगता है कि, मैं तो इसको अदरवाइज समझ रहा हूँ कि ये तो गवर्नमेंट के हक में चीज़ चली जाएगी? देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। इसी वजह से ही मुझे तो इसमें डाउट है कि कोई वंडर बॉय आएगा या कोई ये चीजें आ रही हैं, मुझे तो इसमें डाउट है। मुझे ये अलबत्ता लगता है कि बाज़ औक़ात ऐसी चीजें इसलिए भी उड़ाई जाती हैं ताकि थोड़ा प्रेशर रहे और कुछ परफॉर्म करें या कुछ बातें मान लें या थोड़ा एक्टिव हो जाए। तो मेरा ख्याल है इन्हीं से ही काम चलाने की कोशिश की जाएगी और वो चीजें कुछ बेहतर करने की। यही कंपनी चलेगी। पॉजिटिव सा इंडिकेटर है, अगर जो पता इकोनॉमी में उस तरह होता है या नहीं होता, वो हमारी डिफेंस के हवाले से जो हमारे जो खासतौर जेएफ थंडर के जो ऑर्डर वगैरह काफी आ रहे हैं, कई बिलियन डॉलर का मैं पढ़ रहा था कुछ चीजें, कोई 13 बिलियन डॉलर शायद वो पाइपलाइन में बनते हैं उस लिहाज से। तो वो शायद कुछ थोड़ा सा कुछ से हमें कुछ फायदा हो जाए। तो बाकी तो इकोनॉमी के मामला खराब है, लेकिन भारत जितने खराब हैं वो कोई फौरी हल निकल नहीं सकता। वो तो आप अगर सही डायरेक्शन पे जाएं, और आपको अभी तो आपको कर्जे भी लेने पड़ेंगे, ये भी होता है अनफॉर्चुनेटली। जो भी इस वक्त आए, जब आपके पास डेट सर्विसिंग के लिए आपके पास कर्जों पे जो उसकी सूद की अदायगी के लिए भी पैसे नहीं है आपके पास, तो आप कर्जे नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? वो डिफॉल्ट हो जाएंगे। तो आपको एक बार तो अब तो लेने पड़ेंगे, यानी अभी 1-2 साल 2 साल 3 साल तक जो भी है, लेकिन आपकी डायरेक्शन बेहतर हो ना कि आपकी इकोनॉमी कौन सी है। आपकी एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी हो, एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश की जा रही हो, कुछ अपने आप कदमों पे खड़ा होने की कोशिश की जा रही हो, तब उसके रिजल्ट्स आते हैं। यानी आप ये खाकवानी साहब एनालाइज कर रहे हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट को ऐसा कोई खतरा नहीं है, जो अभी जिस तरह वंडर बॉय का भी आपने जिक्र किया, ऐसा कुछ होने वाला आपको कम से कम दिखाई नहीं दे रहा? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि ये इनसे ज्यादा फर्माबरदार और इतने ज्यादा बीबे और शरीफ और मासूम और वो एक ये भी खाकवानी साहब टर्म चल रही है कि वंडरफुल बॉय हैं। ये मेरा एग्जैक्टली जो अभी आपने खाकवानी साहब बोला, मैं एग्जैक्टली यही बात करता हूं कि इससे बेहतर चॉइस और क्या हो सकती है? जो आपने सारे अल्फाज यूज किए, और इससे बेहतर क्या है पाकिस्तान में? क्या कौन सी चॉइस है? जी ऐसे ही है। और देखिए, वजीर खजाना तो उन लोगों ने अपना बंदा ही लगाया हुआ है ना। कोई ऐसा नहीं कि साहब डार साहब को फाइनेंस मिनिस्ट्री दे देगी। उन बेचारों को तो फॉरेन मिनिस्ट्री में और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर में एक सौगात सौदा दे के खुश किया गया। तो आप अपनी मर्जी के बंदे सारे लगाए हुए हैं, उनको चेंज करने किसी और को ले आएंगे। तो लेकिन मतलब चीजों में ठीक है, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, ये मतलब जो एग्जीक्यूशन भी होती है ना, वो कुछ मसाइल तो हैं, चीजें हैं, लेकिन बहरहाल ऐसे ही है, यही कार्ड्स हैं। सही काजी साहब, ठीक है काजी साहब, खाकवानी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। अगर कंट्रोल मेरे पास हो चीज़ों का, तो मुझे नीचे चीज़ें तब्दील करने की भी क्या ज़रूरत है? अगर सारी चीज़ें मेरे हाथ में हैं और मुझे ही ब्रीफिंग दी जाएगी, तो मैं सर्जनिश तो कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इसको इस तब्दील करके ये चीज़ कर दें, मुझे उसे टॉपल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्यों समझते हैं कि ये ज़रूरी हो गया? देखें, हर अहद का एक कैरेक्टर होता है। कुछ अहद हैं जिसमें फर्मा बरदारी चलती रहती है। सही। कुछ ऐसे होते हैं जहां सिर्फ फर्मा बरदारी से काम नहीं चलता।
आप 2026 की एक ऐसी दुनिया में बैठे हैं कि जहां आए रोज एक जंग लग रही है, टैरिफ वार हो रही है, मेशत की बहुत बड़ी वोलेटिलिटी है, एक पावर का शिफ्ट हो रहा है, इधर को थोड़ा बहुत चाइना या रशिया की तरफ हो रहा है, अमेरिका जिधर चाहता है मुंह उठा के घुस जाता है, और हालत अमेरिका की ये हो गई है कि वो मुल्कों पर कब्जा करके अपने जवाल को रोक देना चाहता है, वो नहीं रोक पा रहा। जरा गौर फरमाएं, दुनिया की सबसे ताकतवर रियासत, सबसे ताकतवर फौज जो है वो इस वक्त अपने जवाल को अरेस्ट नहीं कर पा रही। सही। क्या पीदी और क्या पीदी का शोरबा। भाई फरमान बरदारी बड़ी अच्छी चीज है, हमें चाहिए भी हो। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सिर्फ फरमान बरदारी जरूरी है, काम भी करना पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद हम आलमी मंजरनामे पर कुछ नजर दौड़ाएंगे। काफी कुछ हो रहा है, क्या क्या कुछ हो सकता है, इस पर डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले का जो खतरा है वो अभी तक टला नहीं है और पूरी दुनिया एड़ियाँ उठाए इस वक्त अमेरिका को देख रही है कि क्या होने वाला है, चूँकि मुसलसल ऐसी कुछ खबरें भी आ रही हैं कि अमेरिका ये इरादा रखता है कि वो डायरेक्ट अटैक भी कर सकता है या फिर किसी तरह का मिलिट्री ऑपरेशंस हो सकता है। इसी सारे सिलसिले में इस वक्त जो है दुनिया की नज़रें डोनाल्ड ट्रंप पर जमी हुई हैं। हमने देखा कि इतलात ये भी आई कि सऊदी अरेबिया खासा मुतहरिक हुआ है, कतर ओमान के साथ मिलकर लॉबिंग की जा रही है कि किसी तरह अमेरिका को ये बावर करवाया जाए कि ये हमला खुद अमेरिका के लिए भी बेहतर नहीं होगा, चूँकि जो आबनाए हुर्मज़ है ईरान के पास, अगर वो इस हमले के नतीजे में बंद की जाए जो कि दुनिया में वहाँ से 20% ऑयल की ट्रेड होती है, तो ऐसे में अमेरिका को भी नुकसान पहुँचेगा। MBS काफ़ी जो हैं वो मुतहरिक हुए हैं सारी सूरत हाल को लेकर। पाकिस्तान ने भी ये कह दिया है कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देगा। सऊदी अरेबिया ने भी ईरान को ये यकीन दहानी करवाई है कि वो सऊदी अरेबिया की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देगा। लेकिन इसके बावजूद ये ख़तरा, जिस तरह मैंने कहा कि अभी टला नहीं है। इस क्या होने जा रहा है, क्या मकासद हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या अगले कुछ दिनों में हमें नज़र आएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली साहब, दिफाई तज़ियाकार हैं, और उस्मान शाहिद साहब माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। ये बताइए कि अभी तक मुसलसल ये खबरें आ रही हैं कि अटैक हो सकता है। पहला तो मैं जेनेरिक क्वेश्चन बल्कि ये करना चाहूँगा कि आपको ये सारी सूरत हाल को एनालाइज करते हुए क्या समझ आ रही है कि अमेरिका डायरेक्ट अटैक करना चाह रहा है, वो उनके ये चीज़ उनके हक में जाएगी, या फिर दीगर ऑप्शंस पर वो गौर कर रहा है? जी, मेरे ख्याल में हमें बड़ी प्रैक्टिकली बात करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात एक तरफ, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो दूसरा जो है अपना मंज़र पेश करते हैं। ये कराकस नहीं है जिसके लिए आप बार-बार जो है वो केंटकी में एक पैलेस बना के उसमें ड्रिल करें 6 महीने के लिए। वहाँ पे तो ऑपरेशन किया गया, उसके नेचर डायनामिक्स डिफरेंट थे। यहाँ के ऊपर उनके उस तरीके से जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो तो डिप्लॉय ही नहीं। मिडल ईस्ट के अंदर जेरड फोर्ड जो है वो इस वक़्त कैरेबियन के अंदर उन्होंने भेज दिया था, और दूसरी तरफ जो अपना निमिट्स है वो तो मगरबी साहिल पे वाशिंगटन में लंगर अंदाज है, उसका एयरक्राफ्ट कैरियर खत्म हो चुका हुआ है। तो वो कहीं से अगर अटैक लॉन्च करते हैं तो वो तो मिलिट्री बेसिस हैं जो कि मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर हैं। उन्हें ना सिर्फ उनकी इजाजत दरकार होगी बल्कि रिटेलिएशन की सूरत में जवाबी कार्रवाई के लिए उन्हें उनका दिफा भी करना पड़ेगा, जो कि बड़ा मुश्किल अमर नजर आता है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वहां पे कत्लेआम बंद हो चुका है, और दूसरी तरफ जो है वो वहां पे रजीम जो है फांसियों की सजा नहीं देगा। मेरे ख्याल में कोई ऐसी कार्रवाई अगर जून के हमले की तर्ज पे भी होती है तो वो बड़ी गैर मौसर रहेगी। गुंजानबाद तेहरान के अंदर वो क्या करना चाहते हैं? क्या वो लीडरशिप को डिकैपिटेट करना चाहते हैं? मुझे लगता है सिस्टम मजीद इंटैक्ट उससे हो जाएगा। ये कोई सियासी गिरोह नहीं है, ये एक मुनज़्ज़म सिस्टम है वहां के ऊपर है। वहां पे 6,10,000 वहां पे आर्मी है, बसीज के 3.5 लाख लोग हैं, आर्टिश के उनका 3.5 लाख लोग रेगुलर आर्मी है, IRGC के वहां पे 1.5 लाख लोग हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे अरब स्प्रिंग वाला माहौल वो बना चुके हैं, उन्हें लग रहा है जैसे ये 2011 और अरब स्प्रिंग हो रहा है। तो मेरे ख्याल में चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया गया, नैरेटिव उनके हाथ में अमेरिकन के, लेकिन हमें यहाँ पे जमीनी हकायक जो है उनको जरूर देखना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि जमीनी हकायक ये बताते हैं कि ये मुमकिन नहीं होगा। ब्रिगेडियर साहब, आप भी इस सूरत हाल को ऐसे एनालाइज कर रहे हैं? आपको लगता है कि ये रेट्रिक्स तो हो सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप प्रेशराइज तो करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह उस्मान साहब निशानदेही कर रहे हैं कि ज़मीनी हकायक को देखते हुए ये फिजिबल नहीं लग रहा कि वो डायरेक्ट अटैक करेंगे? असल में बेसिकली तो ये इसको इस तरह देखिएगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जाती कोशिश नहीं है या डोनाल्ड ट्रंप ही की थिंकिंग नहीं है। सही। बुनियादी तौर पे ये नेतन्याहू की इजरायली जो ज़ियोनिस्ट लॉबी है उसका प्रेशर है, और ट्रंप से बड़ा ज़ियोनिस्ट है कोई नहीं।
आप अगर इस एक साल के अंदर मीटिंग्स उठा के देखें या मुलाकातें उठा के देखें, तो इतनी देर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट के लोगों से नहीं मुलाकातें की हैं, अपने कुलीग से नहीं किए जितने उसने नेतन्याहू से किए। तो ये प्रेशर है नेतन्याहू का, जिस तरह वो एक ग्रेटर इजराइल के प्लान को लेके चल रहा है। और उसने पहले भी डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशराइज किया था जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर उनकी कहा था कि हमने न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला कर रहे हैं। तो नेतन्याहू ने तो ये क्लियर कर दिया है कि किसी ना किसी तरह से ईरान को टैकल करना है, ईरान के ऊपर प्रेशर डालना है। अब उसमें एक प्रेशर की टेक्निक आपने देखी इनडायरेक्टली जो थी, वो जितने मुजाहरे वहां पे कराए गए उसके अंदर उन्होंने एक्सेप्ट किया इजराइल ने और अमेरिका ने कि ये हमारे लोग हैं। फिर ट्रंप तो अभी ब्रिगेडियर साहब डायरेक्ट क्या थ्रेट है इसराइल को? अभी हाल ही में वो ये दावा करते रहे हैं कि जो इंस्टॉलेशंस थी न्यूक्लियर वो तबाह कर चुके हैं, 20 साल पीछे धकेल चुके हैं ईरान को। तो ऐसे में अभी क्या फौरी उन्हें थ्रेट है ईरान से? सर थ्रेट तो एक मुस्लिम मुल्क का थ्रेट है ना। और आपने नहीं देखा कि जब पिछली दफा जंग हुई थी, अब स्टारलिंक जो जैम हुआ है वो क्यों जैम हुआ है, किसने जैम किया, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की गई? फिर आपने देखा कि जब पिछला जो जंग वो स्टैंड अप हुआ था या जो भी लड़ाई हुई थी, उसमें ईरान ने कितने मिसाइल्स मारे थे और कितने मिसाइल जाके वहां पे हिट किए थे, यानी ईरान ने रिटालिएट किया था। इजराइल दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं चाहता जो उसको रिटालिएट करे। लिबिया को तबाह कर दिया। एक ग्रेटर इजराइल का प्लान उनके ध्यान में हमेशा वो उसने अपने नक्शा जो है वो सामने भी लाया था। तो बुनियादी तौर पे तो एंटी मुस्लिम लॉबी जो है, जो ज़ियोनिस्ट और हाई ग्रेड क्रिश्चियन जो है, जिनको नियोकॉन्स कहते हैं, उनका तो एक ऑब्जेक्टिव है ना, एक मकसदियत तो उन्होंने बता दी है जो जोग्राफिया पे बेस नहीं करती, ज्यादातर वो मजहबी अकायद पे बेस करती है। अगर वो मजहबी अकायद पे ना बेस करती तो नेतन्याहू अपनी तकरीर में, पहली तकरीर में एमएलएफ का रेफरेंस ना देता कि हम हर बंदे को मार देंगे, जानवरों को भी मार देंगे। तो मकसद तो उनका साफ जाहिर, अगर अभी भी नहीं जाहिर तो फिर कब जाहिर होगा? गजा के अंदर उन्होंने 1,20,000 फलस्तीनियों को मार दिया और अभी भी मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? वहां पे क्या वो फलस्तीनी उनके ऊपर फायर कर रहे हैं? क्यों मार रहे हैं? इसलिए मार रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों की ताकत को कंप्लीटली एनिलिएट करना है। सो दिस इज ऑल नॉट अ ज्योग्राफिकल वॉर, बेसिकली इट इज अ रिलीजियो पॉलिटिकल ओरिएंटेड वॉर है। और उसके ऊपर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है और ट्रंप उसका टूल बना हुआ है। हालांकि ट्रंप का इलेक्शन का वादा क्या था कि जी मैं तो जंगें नहीं कराऊंगा, वो जंगों में अब क्यों आया है? एक डीप स्टेट है, एक नेतन्याहू है जो इस चीज को लेके चल रहे हैं। तो अब अटैक के तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकते हैं। डायरेक्ट अटैक में इसलिए नहीं देखता या बूट ग्राउंड इसलिए नहीं देखते कि अगर अमेरिका डायरेक्ट इस तरह की कोई हरकत करता है तो ईरानियन कौम है वो और यूनाइट हो जाएंगी। आज भी वो खड़े हुए हैं उन तमाम इनकर्शंस के खिलाफ जो अमेरिका ने इजराइल ने वहां करने की कोशिश की है। और जिस तरह अपने लोगों को वहां पे उन्होंने, उसमें इंडिया भी शामिल था, उसमें वो जो प्रोटेस्टर थे उसमें अफगानी भी शामिल थे। आप कह रहे हैं ये अगर डायरेक्ट अटैक होगा तो ये फायर बैक करेगा अमेरिका को और ज़ायनिस्ट जो लॉबी है। उस्मान साहब, आप ये अगर ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपके इस आर्गूमेंट में वजन भी है कि आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट अटैक नहीं होंगे, तो ऐसी सूरत में फिर ये क्यों हो रहा है कि यूरोप के ममालिक जो हैं डायरेक्ट फ़्लाइट्स वो कैंसिल कर रहे हैं? इसराइल जो है वहाँ पे बम से जो बचने के लिए उन्होंने एक बनाई हुई हैं अपनी सुरंगें, वो खोल रहा है कि अपने लोगों को वो पेश की इतलात दे रहे हैं कि इस काम के लिए तैयार रहें। और सऊदी अरेबिया को लॉबिंग करनी पड़ रही है कि हमले से बाज रहें। तो कहीं ना कहीं हमले का इम्कान तो है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमले की मुमकिन सूरत जो है वो इस वक्त नजर नहीं ऐसा चाह रही। कोई कंट्री नहीं चाहेगा मिडल ईस्ट में कि उसके अंदर जो मिलिट्री बेस है अमेरिका की, वहां से स्ट्राइक लॉन्च किया जाए, क्योंकि 2000 जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनका स्टॉक पाइल है उनके पास ज़हीर है। और अगर वहां से वो रिटेलिएट करते हैं तो मेरे ख्याल में जो मिडल ईस्ट का कोई कंट्री अगर उन्हें देता है ये इजाजत तो उसको भी जो है बैकलैश आएगा। तो मेरे ख्याल में ये पॉसिबल नहीं। मैं अगर मिडल ईस्ट के अंदर उनके एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े होते तो फिर कोई सूरत हो सकती थी। इजराइल ऑप्शन नहीं हो सकता उस्मान साहब? मोस्टर कितना होगा, असल सवाल ये है कि मोस्टर कितना होगा। और याद रखें, अगर वो डिकैपिटेट करते हैं आयतुल्लाह अली खामनाई को तो रोबस्ट सिस्टम पहले ही वहां पे कौंसिल ऑफ जो गार्डियन कौंसिल और जो असेंबली एक्सपर्ट्स ऑफ असेंबली है वो रिप्लेसमेंट फौरी कर देगी, वो टेक ओवर कर लेगी पाकिस्तानी इनकलाब जो है तेहरान को। मेरा नहीं ख्याल ये सिनेरियो डोनाल्ड ट्रंप के किसी हद तक फेवर में जाएगा। और जो मुजाहिरीन है वो इस चीज पे, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, ईरान किश्वर माँ, ईरान हमारा वतन है, वो और ज्यादा उस नेशनलिज्म के ग्राउंड के ऊपर जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो पर्पस सर्व नहीं होगा उस तरीके से जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप रेटरिक में जैसे अपने बात की लिप सर्विस में बयान कर रहे हैं।
जी उस्मान साहब, आप क्या देख रहे हैं फिर कि इस तरह के बयानात के क्या फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं? जब अक्टूबर के अंदर स्नैप बैक लगाया जाता है और दो JCPO जो 2015 से 2025 तक 10 साल का मुआहदा था वो खत्म हो चुका हुआ था, लेकिन ठीक 10 दिन पहले ही जो E3 कंट्री हैं, जर्मनी, फ्रांस और यूके, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी शिक को इन्वोक करके वो 10 साल पहले की पोजीशन पे वहां पे लेके चले गए हुए हैं। आप 28 दिसंबर के प्रोटेस्ट के पीछे JCPO की स्नैप बैक को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी इस मामले की है। ईरान दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री है जिसके ऊपर जो है सैंक्शन लगाई गई हैं। 45 साल से ईरानी रजीम जो है वो इन माशी पाबंदियों को, जिन्होंने मफलूज कर दिया उनकी मईशत को, साथ लेके चल रहे हैं। तो अमेरिका नो डाउट इस तरीके का माहौल क्रिएट कर चुका हुआ है। शैडो फ्लीट उनके रोक दिए गए हैं, बहरी कजाक बना हुआ है अमेरिका कि किसी तरीके से इन्हें मनूवर ना करने दिया जाए। तो एक मुश्किल सूरत हाल खड़ी करके रिवोल्ट चाह रहे थे, लेकिन जैसे हमने देखा कि नैरेटिव जो है वेस्टर्न मीडिया से आ रहा है, मेरे और आपके पास जितने फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो सारे के सारे वेस्टर्न अपना आउटलेट से आए हैं। और नो डाउट अब ईरान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंटरनेट का शटडाउन कर दिया है। ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है वो हमें नहीं पता, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं इजराइल ने ये कर दिया और सऊदी अरेबिया ये कर रहा है, मेरे ख्याल में इसके अंदर आपको जो ऑप्टिक्स हैं या परफॉर्मेटिव आउटरेज है इनकी तिल अवीव की, उसको देखना पड़ेगा। नैरेटिव के ऊपर वेस्ट इस वक्त हावी है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो इतनी सादा नहीं जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप बयान कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का बढ़ता हुआ नकाबले शकीस जो एहसास है वो दुनिया को मजीद मुश्किल में डालेगा। लेकिन कोई ऐसी स्ट्राइक जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं उतनी कंक्लूसिव नहीं होगी जो कराकस में हमने मंजर देखा। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए कि जंगी जो एक तो साजो सामान है और जंगी तैयारियों के हवाले से ईरान को आप किस स्टेज पर देखते हैं? जिस तरह उस्मान साहब ये जिक्र कर रहे हैं कि वो एक थ्रेट बन सकता है, आपको लगता है कि अमेरिका इस चीज़ को कंसीडर करता है, या जो मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक हैं जिनके ज़रिए वहाँ से लॉन्च किया जा सकता है अटैक मुमकिन तौर पर, तो उनके लिए ये थ्रेट है इतना बड़ा ईरान? ये देखिएगा कि सोमाली लैंड को इजराइल ने क्यों एक्सेप्ट किया और सोमाली लैंड की लोकेशन क्या है जी। सोमाली लैंड जो है ना वो बिल्कुल बाबुल मंदब और रेड सी और जितना नीचा हुआ ये जो आपका सी एवेन्यूज है ना उसको कंट्रोल, उसके कॉर्नर पे उसके आप पे वाक़ है, उसको फेस कर रहा है। सही। तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि वो अपनी जो ट्रेड है थ्रू द सी उसको सिक्योर करना चाहता है, क्योंकि पोर्ट ऑफ इलीट से जितनी भी ट्रेड हुई है जब ये ईरान और उसकी इजराइल की जो जंग हो रही थी और उसके ऊपर हौसियों ने जिस तरह उसके ऊपर कब्जा किया हुआ था, तो वो उसने इजराइल को बड़ा डैमेज किया है। अब उसने इस एवेन्यू को खोलना है। अगर ईरान के ऊपर कोई अटैक होता है तो साफ जाहिर है कि वहाँ पे यमन के हौसीज जो है वो भी फिर, और उन्होंने गालिबा ने एक धमकी दी भी है और उन्होंने वहाँ पे अपने आप को प्लेस भी किया है, और वो तमाम काम करते हैं ईरानी मिसाइल्स के ऊपर। ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी अभी उन्होंने सारी रिवील नहीं की है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ साथ जो रशियंस से जो कार्गो आ रहा है अभी, साफ जाहिर है उसमें कोई ना कोई उनको मिलिट्री इक्विपमेंट डिलीवर होगा, क्योंकि रशिया जो है वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है और चीन जो है वो बार्टर ट्रेड बड़े अरसे तक ईरान के साथ करता रहा है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ईरान नहीं है जो उस जंग को लड़ेगा। ऑफ कोर्स कोई फौजें नहीं जाएंगी ईरान के लिए लड़ने के लिए, लेकिन वो तमाम म्यूनिशन वो चीजें ईरान के पास मौजूद होंगी जिससे वो इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकेगा। टाइप ऑफ अटैक क्या होगा, मैंने आपसे अर्ज किया, ईरान की ज्योग्राफी को देखें, उसकी पहाड़ों की रेंज को देखें, ईरान इराक वॉर का तजर्बा देखें, ना इराक आगे आया ना ईरान आगे जा सका। क्यों? क्योंकि टिपिकल जो ज्योग्राफिकल लिमिट्स थी उन्होंने उनकी रेजिस्टेंस को जो है वो टोन डाउन करके रख दिया। इससे पहले भी अमेरिका ने ईरान के अंदर लैंड किया। तो होगा क्या? होगा वही जिस तरह पिछली दफा हुआ है, या एक ऐसी चीज होती है कि कोई ऐसी फोर्स उतरे जो कुछ जगहों को टारगेट करे और फिर वहां से विड्रॉ कर जाए, लेकिन उसके भी चांसेस मुझे नजर नहीं आते, बिकॉज ईरान अपनी एयर स्पेस को बंद भी कर चुका है और उसको वो बड़ा क्लोजली गार्ड भी करेगा। ठीक है, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और इसको लिंक करेंगे पाकिस्तान के साथ, चूंकि बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान ईरान के साथ, और पाकिस्तान पर मुमकिन क्या असरात हो सकते हैं सूरत हाल के। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हमजा रिफत साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। हमजा साहब, ये बताइए कि आप इस सारी जो इंटरनेशनली सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है, चूँकि हमारे जो एनालिस्ट हैं वो ये भी समझते हैं कि शायद डायरेक्ट अटैक ना हो, अगर ऐसा नहीं है तो इस सूरत हाल को क्रिएट क्यों किया गया? और आप इस सारी सिनेरियो में जो वेनेजुएला में हो रहा है, जो ग्रीनलैंड पे चढ़ दौड़ा है
अमेरिका या फिर सोमालीलैंड को तस्लीम करना इसराइल का, ये सारी चीज़ें अगर डॉट्स कनेक्ट किए जाएं तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अमेरिका के ईरान की सूरत हाल को लेकर, और ये जो सूरत हाल क्रिएट की गई है कि डायरेक्ट अटैक हो सकता है? देखिए, इस ज़माने में हम लोग सुनते थे मनरो डॉक्ट्रिन के बारे में। अभी ये ट्रम्प रो डॉक्ट्रिन चल रहा है, जहाँ पे एक ब्रेजन डिसरिगार्ड है इंटरनेशनल लॉ के लिए। उन्होंने खुद भी कहा है कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मानी नहीं रखता। डोनाल्ड ट्रम्प जैसे जो पॉलिटिशियन है, उनके बारे में एक तस्वर ये किया जा रहा था कि ही बेसिकली अ पीस मेकर, वो सीज फायर्स में बिलीव करते हैं, वो अमन के मुआहदे के अंदर बिलीव करते हैं, और भारत पाकिस्तान कशीदगी को कम करना, थाईलैंड कैम्बोडिया का जो डेकेड्स ओल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। रूस के साथ बात थोड़ी बहुत की जा रही थी कि मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटजी से थोड़ा सा हट जाए, डेमोक्रेट्स की जो डॉक्ट्रिन उससे थोड़ा सा हट जाए। पर हमें नजर आया है कि डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से इंटरवेंशनिज्म तब होती है जब ऐसी रिजीम्स होंगी जिनके साथ उनको मसले मसाइल होंगे। मेरे ख्याल से मकसद ये है कि इस्लामिक रिपब्लिक को हटाना, अगर हम ईरान के तनाजुर के अंदर बात करें, इस्लामिक रिपब्लिक को हटाना और एक ऐसी फ्रेंडली रिजीम लेके आना जो बेसिकली इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड्स भी साइन कर लेगी। और ये मैं रजा पाहलवी के बेटे की बात कर रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा इस वक्त खुश है कि ईरान के अंदर जो है इंतशार फैल चुका है और पोलराइजेशन बहुत हद तक बढ़ चुकी है, क्योंकि उनके लिए सियासी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो आए वापस और हेल्म ऑफ अफेयर्स को संभालें। और उसके बाद फिर इजराइल के साथ एक अब्राहम अकॉर्ड साइन करने का एक पूरा जो ट्रम्प का प्लान था, एक फ्रेंडली रिजीम का, इजराइल फ्रेंडली रिजीम का, वो ईरान के अंदर लाना चाह रहे हैं। वेनेजुएला की अपनी बात की, देखिए निकोलस मडूरो की अगर हम बात करें, उनके ऊपर कोई एक अमेरिकन जो है हलाकत का इल्जाम हम उनके ऊपर नहीं लगा सकते कि किसी अमेरिकी शहरी को मारा हो, किसी अमेरिकन सोल्जर को मारा हो। वेनेजुएला कोई नेट एक्सपोर्टर भी नहीं है ड्रग्स का। कोलंबिया है, बोलिविया है, और एक तो और ममालिक हैं साउथ अमेरिकन के अंदर जो वाकई में नेट एक्सपोर्टर्स हैं। तो वेनेजुएला को, क्योंकि वो शविज्मो में बिलीव करते हैं, सोशलिज्म में बिलीव करते हैं, और अमेरिका के खिलाफ एक रेटरिक उन्होंने बनाया है, तो उसकी वजह से उनको हटा दिया गया। इसी तरह से ईरान की तरफ से जिस किस्म के बेलोकॉस रेटरिक आपको तेहरान की तरफ से नजर आ रहा है, उसकी वजह से अमेरिका भी यही चाहेगा कि ईरानियन रजीम जो है उसको किसी ना किसी तरह से हटाया जाए। ग्रीनलैंड की आपने बात की, देखिए ग्रीनलैंड के हवाले से जब तक डेनमार्क जो उसको पार्शली कंट्रोल करता है, उसको स्टेक होल्डर आप नहीं बनाएंगे, उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, तो आप कैसे डिफैक्टो एनेक्सेशन कर सकते हैं जब डिजोरे एनेक्सेशन अगर वो नहीं होती। तो ये सारे मामलात हैं। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे माइट इज राइट वाली बात है, बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी नहीं की जा रही, और एक ऐसे सिचुएशन के अंदर हम रह रहे हैं। हमजा साहब हमेशा से ही रहा है माइट इज राइट, तो दुनिया का, मुझे तो ये लगता है कि दुनिया का हमेशा ये असूल रहा है। अच्छा उस्मान साहब, ये बताइए कि ये तो रजीम चेंज की बात तो दिहाइयों से चल रही है, जो अमेरिका खुसूसी तौर पर इजराइल ये चाहता है कि रजीम चेंज हो जाए और इन लोगों से जान छूटे उनकी। ऐसे वक्त में जब ख़ित्ते के आसपास के ममालिक से बहुत मिसाली ताल्लुकात नहीं थे, सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात नहीं थे, पाकिस्तान से इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे जितने आ जाएँ, टर्की से इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे जितने आ जाएँ ईरान के, तो आजकल तो उन्होंने एक जियो स्ट्रेटिजिकली भी सूरत हाल काफ़ी बेहतर की हुई है। तो जो पहले नहीं कर सके, अगर जब वो ऑलमोस्ट अकेले कभी फ़्लाइट पे थे, तो आज आपको लगता है कि ये आसान काम होगा रजीम चेंज करना ईरान में? नहीं, मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने आपको कहा, डोनाल्ड ट्रम्प जो है शायद अपना क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स आगाह तो होंगे इस सारे मामले से कि रजीम जो है वहां पे इंटैक्ट है। आप देखें उन्होंने सस्टेन किया, सरवाइव किया, जो कि अमेरिका और इजराइल का जून का अटैक है, और हमें फौज के अंदर दूर दूर तक बगावत के कोई आसार नजर नहीं आते। तो मुझे लगता है कि सारी फौज जो है और सारी गवर्नमेंट तो एक पेज के ऊपर है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मसूद पज़ेश्कियान है वो प्रोग्रेसिव थॉट के हामिल जो है सदर हैं, वो सईद जलीली को हरा के आए हैं, जिनके ऊपर हमनाए जो है वो अपना क्या कहते हैं ट्रस्ट करते थे बहुत ज्यादा। तो मेरे ख्याल में जिस तरह के वो चाह रहे हैं कि पहलवी ज्यादा ये प्रोटेस्ट था, तो रजा शाह पहलवी के बेटे की तो कोई जड़ें नहीं है वहां के ऊपर है। तो मेरा नहीं ख्याल, इसीलिए आपने देखा कि उन जो प्रोटेस्टर है उनके काउंटर के अंदर ईरानी बाहर निकल आए हैं। वहां पे मैंने कहा, आपको बताया, चीजें आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो की जा रही हैं। वो सारी इक्तिसादी तौर पे जिस तरह मफलूज किया गया, यही अमेरिका माशी कत्लेआम कर रहा है। वहां पे थैलेसीमिया के बच्चों के लिए अद्वियात नहीं है। 80% अद्वियात वो खुद वहां पे लोकल प्रोड्यूस करते हैं, और ये ह्यूमन राइट्स का ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। जी
जी हमजा साहब, अब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान आज तो वैसा जो मई 2025 से पहले जो सूरत हाल थी, उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की जो एक वर्थ है इंटरनेशनली एक डिफरेंट हो गई, दुनिया हमें डिफरेंट अंदाज में देखने लग गई। इस सारे सिचुएशन में आप, चूंकि बॉर्डर बहुत बड़ा हम शेयर करते हैं ईरान के साथ, पाकिस्तान पर क्या इफ़ेक्ट आ सकते हैं अगर ज़रा सा भी कुछ ऐसी हलचल होती है ईरान में? तो पाकिस्तान जो स्ट्रैटेजी अपनाए हुआ है उससे मुतालिक आपकी क्या राय है, और आइंदा पाकिस्तान को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी होगी? देखिए, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 2025 के अंदर ये मेरे ख्याल से हमारे सफारती महाज के हवाले से बहुत अच्छा साल रहा है। भारत को जिस किस्म की शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिस किस्म की जिल्लत का सामना करना पड़ा है, और पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से सारी दुनिया को बताया है कि अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, हम डिफेंस डील्स की अगर हम बात करें, या माशी तौर के ऊपर बात करें, तो पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क का मुजाहिरा जरूर किया है। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि सफारती महाज के ऊपर अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात है, चीन के साथ है, रूस के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। जिसको कहते हैं मल्टी वेक्टर पॉलिसी आपको नजर आ रही है कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ आपने अच्छे सफारती ताल्लुकात रखे हुए हैं। पर मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये होगा कि ठीक है, जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वाशिंगटन के अंदर, तो आपको एक अच्छी सिफ्ट के अंदर अमेरिका पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात नजर आ रहे हैं। अगर तो फर्ज करें वाशिंगटन के अंदर कोई प्रेसिडेंसी चेंज हो जाती है, कोई दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, उसके बाद पाकिस्तान का राह अमल क्या होगा? सिर्फ हमें टैक्टिकल या फ्लीटिंग किसी भी तरह के हमले की सूरत में पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा अमेरिका के साथ अपनी टाइज को इसी तरह एक अच्छे बॉन्डेज के साथ चलाना, ईरान पर हमले? देखिए, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। मेरे ख्याल से अगर हम दफ्तर खारजा के स्टेटमेंट्स को अगर हम उठा के देख लें, हमने अमेरिका के साथ भी अभी जो इन्होंने वीजा के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, उसके साथ ईरान के ऊपर जो मतलब सॉवरेंटी के जो थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, हमने दोनों मुल्कों के हवाले से कहा है कि वी रिस्पेक्ट बोथ कंट्रीज। ईरान हमारा एक ब्रादराना मुल्क है, उसके साथ सिस्तान बलोचिस्तान का जो उनका जो प्रोविंस है और हमारा जो बलोचिस्तान का प्रोविंस है, एक बड़ा अहम बॉर्डर है जिसके ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हमेशा से रहे हैं। अगर तो कोई स्ट्राइक हो जाती है और रजीम को कोई थ्रेट मिलता है, याद रहे कि अगर हम तारीख को उठा के देखें तो 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन जब ईरान में आया था, ईरान के अंदर जो डोमेस्टिक डायनामिक्स होते हैं उसका इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर जरूर होता है। उसकी वजह यह है कि देयर इज अ वेरी लार्ज शियाइट पॉपुलेशन हियर इन पाकिस्तान। 15% 20% की आबादी पाकिस्तान के अंदर भी रहती है। उसके साथ साथ ये जो डायनामिक्स अगर चेंज हो जाएंगे तो अनरेस्ट का खदशा पाकिस्तान को भी होगा। इसी वजह से हम उसको पसंद करें या ना करें, मेरे ख्याल से इरानियन रजीम ने बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स किए। अवाम को इस तरह कत्लो गारत करनी और उसके बाद फिर आप कह देना कि फॉरेन मर्सनरीज है, टेररिस्ट है और सब कुछ है, पर उस रजीम का इंटैक्ट होना मेरे ख्याल से रीजनली और डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत हद तक जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम का वक्त जो है खत्म हो चुका है, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।